शासकों का एक पूरा वंश और उसकी शुरुआत हुई गुलामी से। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर भारतीय इतिहास में ऐसा सच में हुआ था। तो आज चलिए समझते हैं दिल्ली के इसी गुलाम वंश की हैरत अंगेज कहानी को। तो यही वो बड़ा सवाल है जिस पर सब आके रुक जाता है। आखिर ये हुआ कैसे? कोई गुलाम सुल्तान कैसे बन सकता है? इस पूरी कहानी के सेंटर में है मामलुक। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है वो जिस पर किसी का हक हो या ओंद। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये कोई आम गुलाम नहीं थे। इन्हें खास तौर पर सैनिक या प्रशासक बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और यही वो लोग थे जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाले थे। तो इस सफर में हम देखेंगे कि ये गुलाम से सुल्तान कैसे बने, सल्तनत का असली निर्माता कौन था, तख्त के लिए क्या क्या संघर्ष हुए, एक सुल्तान ने अपनी लौह शक्ति कैसे जमाई, और आखिर में ये वंश अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, उस शख्स से जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव का पहला पत्थर रखा था। तो बात है 1206 की। अपने मालिक मोहम्मद गोरी की मौत के बाद उसके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, पर उसका राज बहुत लंबा नहीं चला। बस 4 साल बाद एक पोलो जैसे खेल के दौरान घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। कहानी का एक बड़ा ही अचानक अंत। ऐबक वाकई में एक बड़ा ही दिलचस्प किरदार था। एक तरफ तो वो इतना उदार था कि लोग उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला कहते थे। कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा जैसी इमारतें भी बनवाई। पर दूसरी तरफ एक अजीब बात थी, उसने कभी खुद को सुल्तान कहलाया ही नहीं। हमेशा मलिक या सिपह सालार जैसे छोटे टाइटल इस्तेमाल किए। शायद वो अपनी जड़ों को, अपनी गुलामी की शुरुआत को कभी भूला नहीं। तो यहां एक बात साफ है, नींव तो रख दी गई थी, पर एक मजबूत टिकाऊ साम्राज्य बनाने के लिए एक असली आर्किटेक्ट की जरूरत थी। और वो आर्किटेक्ट था इल्तुतमिश। ऐबक के बाद जब उसका बेटा गद्दी पर बैठा तो वो बिल्कुल नाकाबिल साबित हुआ। इल्तुतमिश ने उसे हटाकर सत्ता अपने हाथ में ले ली, और इसी वजह से इतिहासकार उसे ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। उसने आते ही 2 बहुत बड़े और स्ट्रेटेजिक काम किए। पहला, उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, और बस इसी एक कदम ने दिल्ली को सत्ता का सेंटर बना दिया। और दूसरा, उसकी अपनी एक पहचान थी जो इतिहास में शायद ही किसी की रही हो। उसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उसे खुद ऐबक ने खरीदा था, जो पहले से ही एक गुलाम था। सोचिए जरा। देखिए, इल्तुतमिश सिर्फ जंग जीतने वाला नहीं था, वो एक सिस्टम बिल्डर था। उसने 3 बड़े सुधार किए। पहला, उसने अपने 40 सबसे वफादार तुर्की सरदारों का एक ग्रुप बनाया, तुर्कान-ए-चहलगानी। ये उसकी पावर बेस थे। दूसरा, उसने इक्ता सिस्टम शुरू किया, मतलब सैनिकों को सैलरी में कैश की जगह जमीन दी जाने लगी। और तीसरा, उसने पूरी सल्तनत के लिए एक स्टैंडर्ड करेंसी बना दी। और ये करेंसी वाला कदम तो सच में एक गेम चेंजर था। उसने एकदम शुद्ध अरेबी स्टाइल के सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इससे हुआ ये कि लेन देन आसान हो गया और पूरी सल्तनत की इकोनॉमी को एक मजबूत बेस मिल गया। ये बिल्कुल वैसा था जैसे अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत इकोनॉमिक पावर बना देना। अब सल्तनत मजबूत हो रही थी, पर असली चुनौती तो अब आने वाली थी। एक ऐसी चुनौती जो तख्त के लिए थी और जिसने उस वक्त के सारे नियम कायदे तोड़ दिए। इल्तुतमिश ने अपने बेटों के होते हुए भी एक ऐसा फैसला लिया जो 13वीं सदी के हिसाब से रेवोल्यूशनरी था। उसने अपना वारिस, अपनी बेटी रज़िया को चुना, दिल्ली सल्तनत की पहली और अकेली महिला शासक। और रज़िया ने भी एक रानी की तरह नहीं, बल्कि एक सुल्तान की तरह राज किया। उसने पर्दा प्रथा को मानने से इनकार कर दिया, मर्दों वाले कपड़े पहने और खुले दरबार में फैसले सुनाए। लेकिन उसकी यही हिम्मत वही तुर्की सरदार जिन्हें उसके पिता ने बनाया था, उनके लिए एक खुली चुनौती बन गई। वो एक औरत के हुक्म के आगे सिर झुकाने को तैयार नहीं थे। साजिशें हुईं, बगावत हुई, और नतीजा? रज़िया का वो बेमिसाल शासन सिर्फ 4 साल ही चल सका। 1240 में उसकी हत्या कर दी गई। रज़िया के बाद कुछ वक्त तक अस्थिरता का माहौल रहा। सुल्तान आते जाते रहे। ऐसे में सल्तनत को एक ऐसे मजबूत हाथ की जरूरत थी जो अंदर के दुश्मनों को कुचल सके और सुल्तान की ताकत को, उसकी इज्जत को वापस दिला सके। और वो मजबूत हाथ था गयासुद्दीन बलबन का। बलबन बहुत होशियार था। वो समझ गया था कि ये जो तुर्कान-ए-चहलगानी यानी 40 सरदारों का ग्रुप है, ये अब सुल्तान के वफादार नहीं रहे, बल्कि किंग मेकर बन गए हैं। अपने मर्जी से सुल्तान बनाते हैं, हटाते हैं।
तो बलबन ने गद्दी पर बैठते ही अपना पहला और सबसे बड़ा काम किया, इस 40 के गुट को ही जड़ से खत्म कर दिया। उसने अपनी मशहूर लौह और रक्त की नीति अपनाई, मतलब खून और सख्ती की पॉलिसी। ये सिर्फ बेरहमी नहीं थी, ये एक साफ संदेश था पूरी सल्तनत को कि बगावत का एक ही अंजाम होगा, मौत। इस पॉलिसी से उसने अपने दुश्मनों को कुचला और सल्तनत में डर के साथ साथ अनुशासन भी कायम किया। लेकिन बलबन की असली जीनियस सिर्फ उसकी तलवार में नहीं थी, उसने दरबार का पूरा माहौल ही बदल दिया। उसने सिजदा और पैबोस जैसी ईरानी रस्में शुरू की, यानी दरबारियों को सुल्तान के सामने झुककर जमीन को चूमना होता था और उसके कदमों को चूमना होता था। ये सिर्फ दिखावा नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल मूव थी, बड़े बड़े तुर्की सरदारों के घमंड को तोड़ने और सुल्तान का रुतबा बढ़ाकर उसे लगभग भगवान जैसा बना देने की। तो आखिर में सवाल आता है, गुलामों से शुरू हुए इस वंश ने इतिहास को क्या दिया? इसकी विरासत क्या है? अगर हम देखें तो हर बड़े सुल्तान ने एक बड़ी जरूरत पूरी की। ऐबक ने नींव डाली, इल्तुतमिश ने उस पर एक मजबूत ढांचा खड़ा किया, रजिया ने समाज के नियमों को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई और बलबन ने सुल्तान की ताकत को सबसे ऊपर स्थापित कर दिया। लगभग 90 साल राज करने के बाद 1290 में गुलाम वंश का दौर खत्म हो गया, पर तब तक ये अपना सबसे जरूरी काम कर चुका था। इसने दिल्ली सल्तनत को इतना मजबूत बना दिया था कि अब उसकी नींव पर खलजी जैसा एक और ताकतवर वंश खड़ा हो सकता था। और अंत में यह कहानी हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। मामलुक वंश ये तो साबित करता है कि ताकत और हुकूमत कहीं से भी हासिल की जा सकती है, पर सवाल यह है कि उसे बनाए रखने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वही इतिहास में किसी की असली जगह तय करते हैं।